हेलो एवरीवन। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखो, सबसे पहले जो अपना नाम है चैप्टर का ड्रेनेज, इसी का मतलब बता रखा है। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, कि किसी भी कोई भी एरिया है, यहाँ यहाँ इस एरिया में पूरी रिवर जा रही है, कि यहाँ से भी आ रही है, इसमें से यहाँ से मिल रही है, तो पूरा ये क्या सिस्टम है इसका। ठीक है, इसमें क्या होगी, छोटी छोटी स्ट्रीम्स आएंगी, ऐसी छोटी छोटी सी नदियां आएंगी, तो एक रिवर में आके मिल जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, और फिर क्या होगा, जो एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। तो इस पूरे एरिया को, ये जो पूरा सर्कल है, इसको हम क्या बोल देंगे? ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, और फिर ये क्या होता है, एलिवेटेड एरिया जैसे कि माउंटेन अपलैंड जो होता है ना, वो दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करता है। मान लो यहाँ पे भी नदी है, यहाँ पे भी नदी है, ये छोटी छोटी खूब सारी नदियां हैं। हम कैसे कहेंगे कि ये वाला इसका पार्ट है, ये वाला इसका पार्ट है? अगर मान लो यहाँ पे जमीन ऐसी ऊंची उठी हुई है, तो इधर वाली को हम इसमें काउंट करेंगे, इधर वाली को इसमें। तो इसको हम क्या बोल देते, जो है ये वाटर डिवाइड, कि ये जो ऊपर उठा हुआ कुछ भी पहाड़ या जमीन है, वो वाटर डिवाइड का काम कर रहा है, कि इधर की छोटी छोटी नदियां मिलके एक में मिलेंगी, इधर की एक में। ठीक है, ये देखो स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी, और ये बीच में वाटर डिवाइड। अब देखो, डू यू नो में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है ना, वो किसका है? अमेजन रिवर का। और ये कहाँ पे, कहाँ पे, कौन से कंट्री में? ब्राजील में? या फिर चेक करके बताओ एक बार। इंडिया के रिवर सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो अपना हो जाता है हिमालय, और दूसरा हो जाता है पेनिनसुलर। तो हम सारे को डिटेल में, जितने मेन रिवर्स आते हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे। मेन मेन पॉइंट है जिनमें से नॉर्मली क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, जो अपनी हिमालयन रिवर होती है ना, वो होती है पेरिनियल। ये टर्म कई बार आ जाती है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि उसमें ना, मतलब पूरे साल पानी आता रहता है। और ये पानी क्यों आता रहता है? एक तो बारिश का भी आता है, और ऊपर से जो बर्फ है ना, वो पिघल के आती है। और देखो, इसमें अपनी मेन आ जाती है एक तो इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ से निकलती है? जो अपने माउंटेन रेंज है ना, उनके नॉर्थ से, और ये माउंटेन को कट करते हुए गोर्ज बनाती हुई नीचे तक आती है। ये देखो फोटो दिखा रखी गोर्ज की, कैसे नदियां पहाड़ को काटते हुए आती है। फिर है, और फिर ये जब ऊपर से काटते हुए आते हैं, तो ऊपर से बहुत ज्यादा इरोजन करते हुए आती है ऊपर वाले एरिया में। नीचे पहुंचते पहुंचते ये स्लो हो जाते हैं थोड़ी, तो वहां पे मियंडर्स बनाएंगी, ओक्सबो लेक बनाएंगी, फिर नीचे फ्लड प्लेन्स बनाएंगी, और एकदम लास्ट में डेल्टास बनाते हैं। देखो पिक्चर में क्लियर कर रखा है। यहाँ से निकल रही थी रिवर। ये अपर कोर्स है, ये मिडिल कोर्स है, ये लोअर कोर्स है। यहाँ पे तो एकदम ज्यादा सीधी ही है, धीरे धीरे ऐसे ही मुड़ने लग गई। फिर यहाँ पे मियंडर्स बना रही है, ये मियंडर्स टूट के ओक्सबो लेक बन गई। और फिर यहाँ पे ये डेल्टा मिट्टी इकट्ठी कर रही है लाके। और फिर क्या कह रहे हैं, जो अपनी पेनिनसुलर रिवर्स है ना, नॉर्मली जो ज्यादा है, वो है सीजनल, मतलब पूरी साल नहीं बहेंगी, वो एकदम रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है सिर्फ। ठीक है, और ये शॉर्ट भी है, शैलो भी है, अगर हम हिमालयन वाली रिवर से इनको कंपेयर करेंगे तो। और ये ओरिजिन होती है ज्यादातर सेंट्रल हाईलैंड से, और वेस्ट की तरफ चली जाती है। देखो, दो का नाम कौन कौन से जो वेस्ट में जाती है, यानी इधर जाएंगी। ऐसी दो है, नर्मदा और तापी। और नॉर्मली बाकी की सारी इस साइड बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। ठीक है, देखो वेस्टर्न घाट से तो निकलेंगी, और बाकी की सारी और बे ऑफ बंगाल में इधर गिर जाएंगी। देखो हिमालयन रिवर्स, मेजर अपनी हिमालयन रिवर्स कौन कौन से आ जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र। और ये बहुत सारी छोटी छोटी रिवर से मिलके बनी हुई है। और ये अपने साथ जो और छोटी बड़ी सारी नदियों को मिला लेते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं रिवर सिस्टम। तब सारे मेन जो रिवर सिस्टम उसको कवर करते हैं। सबसे पहला अपना जाता है इंडस रिवर सिस्टम। देखो, रिवर इंडस राइज इन द तिब्बत। कहाँ से? तिब्बत में भी कहाँ से? जो अपनी मानसरोवर सरोवर लेक है ना, उसके पास से निकलती है इंडस रिवर। फिर वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी बहते हुए, और फिर इंडिया में एंटर करती है लद्दाख के पास से। इसकी कई ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि जास्कर हो गई, नुब्रा, श्योक, मुंजा, और ये सारी कश्मीर के एरिया में आके मिल जाती है।
देखो सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारी की सारी मिलती है कहाँ पे, मिठानकोट पाकिस्तान में। फिर ये मिल के साउथ की तरफ बहेंगी और फिर अरेबियन सी में पहुंच जाती है, कराची के पास जाके समुद्र में मिल जाएंगी। इसकी ना वेरी जेंटल स्लोप है, ठीक है, मतलब ये नहीं कि ऐसे एकदम ढलान है बजा, एकदम हल्की सी ढलान है। इसकी टोटल लेंथ हो जाती है 22,900 किलोमीटर। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखा है डू यू नो में, देखो जो अपनी इंडस वाटर ट्रीटी है ना, वो कब साइन हुई थी, 1960 में। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अपना इंडिया है वो सिर्फ 20% जो है पानी यूज करता है अपने ये इंडस का, ठीक है, और ये बाकी इसकी जो और रिवर्स है छोटी वो। फिर अपना नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट गंगा रिवर सिस्टम। इसमें क्या है, देखो हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी, जो स्टार्टिंग का पानी आ रहा है ना उसको हम भागीरथी बोलते हैं। और ये कहाँ से आ रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर से। फिर ये मिल जाता है भागीरथी का पानी अलकनंदा से, देवप्रयाग से, उत्तराखंड में आके, ठीक है। फिर ये बनती है गंगा, और हरिद्वार में आके गंगा जो है ना वो माउंटेन से प्लेन एरिया में आ जाती है, इससे पहले वो माउंटेन्स में थी। देखो पूरा मैप दे रखा है यहाँ पे, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, वुलर लेक, इंडस, यहाँ से ब्यास, गोविंद सागर, सारे ही इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। इनको हम डिटेल में आगे करते हैं, ठीक है, एक एक करके कवर। ये देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भागीरथी और अलकनंदा जो है यहाँ पे देवप्रयाग में मिल रही है, एक रिवर यहाँ से आ रही है, एक रिवर यहाँ से आ रही है, आपस में दोनों मिल गई, ठीक है। इसकी भी खूब सारी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। और जो यमुना है ना वो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और फिर एकदम उसके बराबर बराबर बहती चलती है गंगा की, और फिर गंगा में आके इलाहाबाद में मिलती है। और जो घाघरा, गंडक, कोसी, ये कहाँ से निकलते हैं, नेपाल हिमालय से। और इनकी वजह से ना फ्लड्स भी आते हैं, ठीक है, खूब सारे। और फिर फ्लड्स की वजह से क्या होता है, डैमेज होता है लाइफ को। लेकिन एक फायदा भी होता है कि सोइल को ना बहुत अच्छी बना देते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और मेन ट्रिब्यूटरीज है, देखो जैसे कि चंबल हो गई, बेतवा, सोन, ये कहाँ से है, पेनिसुलर अपलैंड से आ रही है, ये जो है ट्रिब्यूटरीज इसकी। और ये कोई ऐसा एरिया है सेमी एरियड, तो यहाँ पे इनमें पानी बहुत कम मिलेगा। फिर एक और पॉइंट दे रखा है, देखो नमामि गंगे प्रोग्राम। ये क्या है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और ये शुरू हुआ था जून 2014 में। किस लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए नदी की, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहे हैं, गंगा जो है ना ईस्ट वार्ड बहती है, कहाँ से, ऊपर से स्टार्ट हुई थी और फिर ये फरक्का इन द वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। फिर उसके बाद जाके डायरेक्शन चेंज करेगी, उस तब तक ये ऐसे ईस्ट में जाती रही, फिर बाद में नीचे चली जाती बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। देखो भागीरथी, हुगली, क्या है ये, दोनों इस नाम है कि इसके डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि गंगा पहले इकट्ठे आते फिर ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना नदी, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो एक गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है भागीरथी और हुगली, ये फिर जाके साउथ में बहती है ऐसे, पहले ईस्ट ऐसे बह रही थी ना, अब ये डिवाइड होके कहाँ जाएगी, साउथ में। और इसमें आके ब्रह्मपुत्र भी मिल जाती है, ठीक है। और इसको क्या नाम देते हैं फिर आगे जाके, मेघना। और फिर आगे जाके क्या बनाएंगे, सुंदरबन डेल्टा। और ये अपना सुंदरबन डेल्टा है ना, इसका नाम क्यों पड़ा है, वहां पे ना सुंदरी नाम की ट्री होती है, ठीक है, तो उसके नाम पे ये सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। और ये जो है ना अपनी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और जल्दी बढ़ने वाला डेल्टा है। और यहाँ पे हमें रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिलती है। फिर देखो अपनी लेंथ कितनी है गंगा की, 2500 किलोमीटर। और फिर देखो यहाँ पे बता रखा है, जो अंबाला है ना वो कहाँ पे, अंबाला वाटर डिवाइड पे इंडस और गंगा के बीच में, मतलब इंडस का इधर वाटर पानी है, गंगा का इधर है, इनके बीच में एक थोड़ी सी ना ऊंची जगह है, तो उस पे क्या बसा हुआ है, अंबाला। अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी इसकी वाटर डिवाइड की। और देखो ये अपने प्लेन, अंबाला के प्लेन से लेके सुंदरबन तक ये कितना एरिया कवर कर लेती है, 1800 किलोमीटर। और इसकी स्लोप है ना सिर्फ 300 भी नहीं होगी हार्डली, मतलब ऐसे एकदम से ऊंचाई से नहीं आ रही, वो इंडस की तरह एकदम हल्की सी ढलान है, ठीक है। इसीलिए एकदम ही सीधी, अगर ऊंचाई से आ रही धड़ाम से ऐसे पानी गिरता भी सीधी सीधी, तो ऐसे लहर लहर करते हुए पानी जाता है, बहुत ज्यादा मियंडर्स करती है ये, ठीक है। इसीलिए अगर काफी क्वेश्चंस बन जाए कि इतने मियंडर क्यों करते, क्योंकि इसकी स्लोप बहुत कम है, ठीक है। तो देखो अब अपना आ गया अपना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र राइज होते हैं तिब्बत से
जो तिब्बत की ईस्ट है वहां से मानसरोवर लेक है ना, वहीं से ये देखो अपने इंडस और सतलुज भी वहीं से ही आ रही थी ना, एकदम वहीं के पास में से ही है। और ये थोड़ी सी ना इंडस से लंबी है ब्रह्मपुत्र। ये पहले तो बहेगी ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयस, जैसे ऐसे हिमालय से तो एकदम इसे पैरेलल पैरेलल आ रही है। फिर ये नामचा बरवा के पास पहुंच के और फिर ऐसे यू टर्न ले लेगी, ऐसे मुड़ जाएगी, फिर अपने आ जाएगी इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे इसका नाम क्या है, दिहांग। ठीक है, फिर ये दिहांग के साथ आके दिबांग, लोहित और कई छोटी छोटी नदियां मिलेंगी, तो इसका फिर नाम पड़ेगा ब्रह्मपुत्र इन आसाम। तो देखो ब्रह्मपुत्र को ना टोंग्सपो कहेंगे तिब्बत में, और जमुना कहेंगे बांग्लादेश में। फिर देखो, और ब्रह्मपुत्र का कैसा है, ब्रेडेड चैनल, ब्रेडेड मतलब ऐसे ऐसे ये क्रिस क्रॉस ऐसे चोटी सा बना रही है। ठीक है, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, इसमें ना खूब सारे आइलैंड बने हुए हैं। मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी बीच में, तो यहाँ पे लोग रहने लग जाएंगे। ठीक है, और दुनिया का जो सबसे बड़ा आइसलैंड है ना, वो भी इसी ब्रह्मपुत्र पे ही है। इसका नाम देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या था, माजुली आइसलैंड। आप ना ऐसी हर क्लास को कवर करते चलो, क्योंकि सब क्लासेस में ना है तो एनसीईआरटी कहने को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से ही क्वेश्चन बन जाते सीधे सीधे उठा के। देखो फिर इसी की वजह से ना फ्लड्स आते हैं आसाम में, बांग्लादेश में, और ये क्या करते हैं, खूब सारा डिपॉजिट लाते हैं सिल्ट का, मतलब मिट्टी उठा के लाएगी और अपनी जो तलहटी है ना उस पर खूब सारा इकट्ठा कर देती है, और हर साल अपना रास्ता बदल, मतलब इस साल ये ऐसे बह रही थी, कल ये ऐसे थोड़ा सा इधर सरक जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस वाले रास्ते में तो इसने मिट्टी इकट्ठी कर दी। ठीक है, अब आ जाता है अपना पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर और अपनी ऊपर की गंगा वाली जो रिवर थी, देखो ये बीच में क्या है, पेनिनसुलर इंडिया। ये वाटर डिवाइड इसमें कौन काम करता है, वाटर डिवाइड की तरह वेस्टर्न घाट्स, जैसे वेस्टर्न घाट यहाँ पे ना थोड़े ऊंचे पहाड़ से है, तो फिर इधर यहाँ पे वाटर डिवाइड हो गया ये। इसमें देखो महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये तो जाती है ईस्टवर्ड, इस डायरेक्शन में यूं। ठीक है, सारी की सारी, और फिर जाके गिरेंगी बे ऑफ बंगाल में, और ये डेल्टा बनाती है। कई छोटी छोटी स्ट्रीम्स है जो वेस्ट में जाएंगी, वेस्टर्न घाट से, मतलब ये वेस्टर्न घाट है तो ऐसे वेस्ट में छोटी 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 ऐसे जाएंगी बस। और देखो नर्मदा और जो तापी है ना, वो सिर्फ लंबी रिवर्स है जो वेस्ट में जाएंगे और एस्चुरीज बनाएंगे। फिर हम अपना देखते हैं नर्मदा बेसिन। ये नर्मदा कहाँ से राइज होती है, अमरकंटक हिल से, मध्य प्रदेश में, वहां से, और फिर ये बहती है वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे इस साइड में जाएंगे, और किसे, रिफ्ट वैली से। देखो अपने इंडिया का स्लोप तो इस साइड है, जाना तो चाहिए था पानी को इस साइड, लेकिन ये दो उल्टी साइड क्यों जा रही है, क्योंकि पहाड़ के बीच में ना ऐसी ढलान सी बनी हुई कि एक यूं समझ लो कि बीच में झील सा है, थोड़ा सा रिफ्ट वैली है, तो उन वैली में से बह के इधर की तरफ जाती है, फॉल्ट की वजह से हुआ ये। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर जगह बन जाती है इसीलिए देखने की वजह से। ठीक है, जैसे कि मार्बल रॉक हो गई जबलपुर के पास, धुआंधार फॉल्स हो गए। देखो नर्मदा के ऊपर भी क्या, इसको बचाने के लिए क्या कर रखा था, एक स्कीम चला रखी थी गवर्नमेंट ने, जिसका नाम था नमामि देवी नर्मदे। ये रिवर कवर करती है अपना पूरा मध्य प्रदेश के थोड़े पार्ट और गुजरात के पार्ट्स। फिर अपना तापी बेसिन, तापी निकलती है अपनी सतपुरा रेंज से, जो अपना बैतूल डिस्ट्रिक्ट है ना मध्य प्रदेश का, वहां से। ये भी रिफ्ट वैली में बहेंगी पैरेलल नर्मदा की, मतलब कि ऐसी दो खाइया सी बनी हुई, उन खाई में से दोनों एकदम बराबर बराबर बह रही है। ढलान तो इस साइड है, लेकिन ये ऐसे खाई बनी हुई है तो उसकी वजह से इधर है। ये कवर करती है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। और देखो इसका फिर अपना आ जाता है, कोस्टल रिवर्स जो है ना वो बहुत छोटी छोटी है, और ये मेनली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे कि साबरमती, माही, पेरियार एक्सेट्रा। फिर अपना आ जाता है गोदावरी बेसिन। इसके देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गोदावरी बेसिन जो है ना ये लार्जेस्ट है पेनिनसुलर रिवर में। ये राइज होती है वेस्टर्न घाट से, जो अपना नासिक डिस्ट्रिक्ट है ना महाराष्ट्र में, वहां से, और ये 1500 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। फिर ये जाके गिर जाएगी बे ऑफ बंगाल में। महाराष्ट्र में ये 50% है अप्रोक्स, फिर थोड़ी थोड़ी सी मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, और इसकी खूब सारी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि पुराना, वर्धा, परिणीता, मंजरा, वानगंगा, पैनगंगा,
और क्योंकि इसकी लंबाई बहुत लंबी है ना, इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहेंगे, मतलब कि दक्षिण के अपने इंडिया के एरिया की सबसे लंबी नदी है, तो इसको दक्षिण गंगा बोल दिया। फिर अपना महानदी बेसिन, महानदी कहाँ से निकलती है, अपने जो छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स है ना वहां से। फिर ये उड़ीसा से बहेंगी और फिर ये जाके मिल जाएंगी अपने फिर से बे ऑफ बंगाल में। इसकी देखो लेंथ है 860 किलोमीटर। ये कवर करेंगे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। फिर अपनी आगे कृष्णा बेसिन, ये निकलती है जो अपना महाबलेश्वर है ना वहां से, और फिर ये बहती है 1400 किलोमीटर के आसपास। फिर तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और ये एरिया कवर करती है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। फिर देखो कावेरी बेसिन, ये निकलती है ब्रह्मगिरी जो वेस्टर्न घाट्स है ना वहां से। फिर ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरेगी और 760 किलोमीटर का एरिया कवर कर रही है। इसकी ट्रिब्यूटरी आ जाएगी अमरावती, भावनी, हेमावती, काबिनी। और इसके जो बेसिन है कितना एरिया कवर करी है, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, जो कावेरी है ना वो अपने सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है इंडिया का, उसका नाम क्या है, शिव समुद्रम फॉल्स। और यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जब बनाई जाती है इस झरने पे। और फिर ये जो बिजली बना के कहाँ कहाँ पे सप्लाई होगी, मैसूर में, बेंगलुरु में, कोलार गोल्ड फील्ड्स में। देखो केजीएफ आप सबने मूवी भी देखी होगी ना, केजीएफ वो इसी पे कोलार गोल्ड फील्ड के ऊपर। फिर देखो कुछ छोटी छोटी रिवर्स भी है जो ईस्ट में जाती है, जैसे कि दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी, सुबर्णरेखा। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, जो अपना 71% है ना वो एरिया किसने, पानी ने कवर कर रखा है, ठीक है, अर्थ का। लेकिन उसमें से भी 97% क्या है, खारा पानी है, और सिर्फ 3% तो फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी ना 1/3 पानी जो है वो बर्फ में जमा हुआ है, ठीक है। तो सोचो कितना कम पानी हमारे पास पीने के लिए अवेलेबल है। फिर आती है देखो अपनी लेक्स। लेक्स क्या होती है, जैसे आपने नाम सुन रखा होगा, वैली ऑफ कश्मीर में फेमस डल लेक है, वहां पे हाउस बोट चलती है, शिकाराज चलती है, ठीक है। कहीं भी एक झील है कहीं एरिया में और वहां पे पानी भर गया तो उसको हम लेक्स बोल देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो आसपास बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है उस एरिया का, ठीक है, क्योंकि होटल्स वगैरह बनेंगे ना और मार्केट वगैरह बनेंगी और खूब सारे प्रोडक्ट, हर टाइप के प्रोडक्ट की वहाँ पे डिमांड होगी, तो बहुत डेवलपमेंट होता है। देखो अगर लेक्स थोड़ी लार्ज है ना तो उसको हम बोल देते हैं सीज, जैसे कि कैप्सियन सी, डेड सी, एराल सीज, ठीक है। और कुछ लेक्स होती है कि कुछ में तो पानी हमेशा भरा रहेगा, कुछ कुछ क्या है सिर्फ रेनी सीजन में उनमें पानी भरता है। कुछ होते हैं ग्लेशियर से बन के पानी से बनती है, कुछ आइस शीट से बनती है, कुछ बनती है वो हवा ने काट के बना दी, कुछ रिवर ने, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज से भी, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना, रिवर ऐसे जा रही मेंढर करते हुए बीच का पोर्शन कट हो जाएगा तो इससे भी लेक्स बन जाते हैं, उसको हम बोलते थे ओक्सबो लेक्स। कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो ये समुद्र का किनारा था, ये समुद्र का किनारा थोड़ा सा ऐसे मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी होगी, तो ये क्या होगी, छोटी सी एक लेक बनेगी, स्प्लिट्स और बार की वजह से लेगून्स बन जाते हैं। जैसे कि चिल्ली का लेक, अपनी पुलिकट लेक, कोलारू लेक, ये सारी ऐसे बनी हुई है। तो कुछ अपनी सीजनल लेक्स होती है, जैसे कि सांबर लेक राजस्थान में, इसमें खूब सारा नमकीन एकदम पानी, तो यहाँ से हम नमक बनाते हैं। फ्रेश वाटर लेक्स है ज्यादातर अपनी हिमालयन रीजन में, क्योंकि ग्लेशियर से ओरिजिन होती है। अभी हमने देखा था ना कि ज्यादातर अपना फ्रेश वाटर का है आइस में ट्रैप है। देखो वुलर लेक जम्मू में क्या है, हमने अभी क्या पढ़ा, वहां पे कैसे बनेगी, आइस सीट से, ग्लेशियर से बनेगी, लेकिन वुलर लेक किससे बनी है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनी है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। और देखो बाकी डल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल, लोकटक, ये सब बाकी के फ्रेश वाटर लेक है। अच्छा लोकटक लेक क्यों स्पेशल है, इसके बारे में ना सर्च करना। इसमें क्या है, छोटे छोटे ना फुमड़ी से ऐसे घूमते रहते हैं जमीन से, और उसमें डांसिंग डियर्स पाई जाती है, ठीक है। और इसी के ऊपर एक घूमता हुआ नेशनल पार्क भी है, सर्च करो, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है ये, नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। तक लेक की फोटोज है ये। इसमें ना पता है, इस लेक में लोग रहेंगे घर पे ऐसे कि सुबह इस किनारे पे इनका घर, रात को घूमता हुआ घर इसका दूसरे किनारे में मिलेगा।
तो एक बार सर्च करके देखो इसके बारे में। और ये ना कई बार हमें, जैसे कि खुद तो बनी रखी है, ह्यूमंस ने भी आजकल खूब सारी लेक्स बना ली बिजली बनाने के लिए या फिर और काम के लिए, जैसे कि गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। और अपने इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा रोल होता है इन रिवर्स का, जैसे कि हमारे इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन सब में काम आती है। एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़्यादा एकदम स्टार्टिंग से ही काम आ रही है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा रिवर पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि ना हमारी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है हर एक चीज़ की, तो जगह कम पड़ रही है और हर चीज़, पानी का भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम, हर चीज़ का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं और पोल्यूशन भी ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, देखो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP, एक तो था अपना गंगा एक्शन प्लान GAP इन 1985 में बना था गंगा को वो कंजर्व करने के लिए। बाकी रिवर्स के लिए बना था अपना NRCP 1995, बस ये इसलिए कि वाटर क्वालिटी को हम इम्प्रूव करेंगे रिवर्स की जो उनकी। अब ये है कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो वुलर लेक कौन से स्टेट में आती है, अभी हमने पढ़ा था, बताओ। नर्मदा एज इट्स सोर्स, नर्मदा कहाँ से निकलती है, और सोल्ट वाटर लेक कौन सी है इनमें से। कई बार ना ऐसे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन ना सीधे NCERT में से ही उठा लेते हैं, तो आप एक बार इनको ट्राई करके देखो और फिर से देख लो जाके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ तो। ठीक है, मिलते अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आप कोई सजेशंस या कुछ भी फीडबैक देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू।